जय हिंद। राइज ऑफ रीजनल पावर्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज अपन बात करने वाले हैं कि 18th सेंचुरी इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, एग्रीकल्चर का क्या सिनेरियो है, ट्रेड एंड कॉमर्स का क्या सिनेरियो है, एजुकेशन का क्या स्टेटस है हमारे यहाँ पे, सोसाइटी का कैसा सेटअप है और आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर के डेवलपमेंट में क्या सिनेरियो है 18th सेंचुरी इंडिया में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि 18th सेंचुरी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है। ना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, ना सोशली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, ना कल्चरली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। उसका रीज़न है बिकॉज उस टाइम पे सिचुएशंस ऐसी हैं। एक तरफ तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत हो गई है, दूसरी तरफ बहुत सारी यूरोपियन पावर्स, जिनमें से दो प्रोमिनेंट पावर्स, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच, अपने डोमिनेंस की लड़ाई में इन्वॉल्व है। और तीसरा, बहुत सारे रीजनल स्टेट्स का इमरजेंस हो रहा है और ये रीजनल स्टेट्स भी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं डोमिनेंस की। सिचुएशन खराब है। इनफैक्ट सोसाइटी इतना डिवाइडेड है कि एक तरफ तो एक्सट्रीम पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, मासेज हैं, वो बेहद गरीब हैं, उनकी सिचुएशन बेहद ख़राब है। और दूसरी तरफ एक्सट्रीमली लग्जरियस लाइफस्टाइल वाले नवाब्स हैं, नोबेलिटी है, मुगल्स हैं, राजा हैं। मासेस की सिचुएशन ख़राब है, मासेस बेहद पुअर हैं। और दूसरी तरफ बड़े बड़े नवाब्स हैं जिनके पास में बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए साधन है। मतलब बेसिक ये है कि 18th सेंचुरी में एक तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत हो गई है, दूसरा यूरोपियन पावर्स अपने पावर के डोमिनेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तीसरा बहुत सारे रीजनल स्टेट्स का इमरजेंस हो रहा है और वो रीजनल स्टेट्स भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑल एंड ऑल बात यह है कि 18th सेंचुरी इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया नहीं है, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, रुकी हुई है प्रोग्रेस, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी। और जो आम जनता है वो बेहद पुअर है, उसकी स्थिति बेहद खराब है। नोबल्स वगैरह, राजा महाराजा, उनके पास में लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के साधन है। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर हमारा टेक्निकली बैकवर्ड है, मॉडर्नाइजेशन है नहीं, टेक्निकली बैकवर्ड एग्रीकल्चर है। और ये जो एग्रीकल्चर है इसको मैनुअली किया जाता है, मैनुअल लेबर के थ्रू किया जाता है। और कौन करता है? पीजेंट्स करते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये जो पीजेंट्स इस एग्रीकल्चर को अपनी मेहनत से करते हैं, उनको इस मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द रिवॉर्ड्स बिकॉज इन पीजेंट से हैवी सम्स चार्ज किए जाते हैं। जमींदार पैसे ले लेता है, जागीरदार पैसे ले लेता है। इन पीजेंट्स का जो भी प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का ज़्यादातर हिस्सा या तो जमींदार के पास में जा रहा है या जागीरदार के पास में जा रहा है। पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पीजेंट्स को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। एग्रीकल्चर टेक्निकली बैकवर्ड है और जो पीजेंट्स इस एग्रीकल्चर को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पीजेंट्स को इस एग्रीकल्चर का फायदा नहीं मिल रहा है बिकॉज ज़्यादातर प्रोडक्शन या तो जमींदार ले जाते हैं या जागीरदार ले जाते हैं, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर की सिचुएशन भी बेहद खराब है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये एक बहुत खूबसूरत बात रही है हमारे इंडियन हिस्ट्री में कि ट्रेड के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। अब तो सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। हमारे यहाँ पे दो इंडस्ट्रीज थी, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स वाली जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल वाली जो इंडस्ट्री है, और दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये हिस्टोरिकली बहुत ही डेवलप्ड रही हैं, प्रोग्रेसिव रही हैं। हैंडीक्राफ्ट्स वाली इंडस्ट्री, हमारी जो टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री है, वो तो इनफैक्ट डिमांड में रहती थी, जानी जाती थी यूरोपियन मार्केट्स में। हमारे यहाँ के जो टेक्सटाइल्स हैं वो डिमांड में रहते थे यूरोपियन मार्केट्स में, और इसकी वजह से सिनेरियो ये था कि हम खूब सारा एक्सपोर्ट कर रहे थे और हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल था। और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। इंपोर्ट्स तो बेसिकली हमारे यहाँ पे नेग्लिजिबल थे, हम ना के बराबर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हाँ, हैंडीक्राफ्ट खूब सारे एक्सपोर्ट कर रहे थे विदेशी मार्केटों में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स खूब सारे एक्सपोर्ट कर रहे थे विदेशी मार्केटों में। टेक्सटाइल्स की जो भी हमारी इंडस्ट्री है वो हमेशा से डिमांड में रही थी। टेक्सटाइल में जो हमारे कॉटन टेक्सटाइल्स हैं, जो हमारे जूट टेक्सटाइल्स हैं, वो खूब डिमांड में थे विदेशी मार्केट्स में। ये जो टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री है ये 18th सेंचुरी के मिड में आके थोड़ा बहुत डिक्लाइन करना शुरू करेगी बिकॉज इंट्रोडक्शन हो जाएगा पावर लूम्स का। मतलब जो मशीन मेड, मिल मेड गुड्स हैं उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और जब इंग्लैंड थोड़ा पावरफुल होना शुरू होगा तो वो अपने मशीन मेड गुड्स को इंडिया की लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद जो हमारी ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स वाली इंडस्ट्री है ये थोड़े डिक्लाइन पे आ जाएगी बिकॉज ये कंपीट नहीं कर पाएगी मशीन मेड गुड्स से। लेकिन अभी तक शुरुआत में ट्रेड एंड इंडस्ट्री की सिचुएशन ठीक है, अच्छी सिचुएशन है। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, और इसीलिए इंडिया केम टू बी नोन एज सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स। बेसिकली ये जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले में हमें गोल्ड मिल रहा है, उसके बदले में हमें सिल्वर मिल रहा है, और इसीलिए इंडिया को क्या बुलाया जाने लगा? सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स।
एग्रीकल्चर की सिचुएशन खराब है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सिचुएशन ठीक है, अच्छी है। हैंडीक्राफ्ट्स को हम खूब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम खूब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट्स हमारे यहाँ पे ना के बराबर हैं। स्पेक्ट्रम में बहुत सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मटेरियल्स दे रखे हैं कि हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्या इंपोर्ट कर रहे थे। देखो आइटम्स ऑफ इंपोर्ट, पर्शियन गल्फ वाले रीजन से, ये जो रीजन है पर्शियन गल्फ वाला जो रीजन है, यहाँ से हम पर्ल्स, रॉ सिल्क, वुल, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स और रोज वाटर वगैरह को इंपोर्ट कर रहे हैं। अरेबिया वाले रीजन से, ये जो रीजन है, इस अरेबिया वाले रीजन से हम कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग्स और हनी वगैरह को इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना वाला रीजन, ये जो रीजन है, चाइना वाले रीजन से हम टी, शुगर, प्रोकिलेन और सिल्क वगैरह को इंपोर्ट कर रहे हैं। तिब्बत वाले रीजन से गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ वगैरह को इंपोर्ट कर रहे हैं। अफ्रीका से, और अफ्रीका से दो ही चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं, आइवरी और ड्रग्स। और यूरोपियन मार्केट से वुलन क्लोथ्स इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, लेड और पेपर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा वैल्यू का नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल वैल्यू, बहुत कम वैल्यू का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट खूब ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कॉटन टेक्सटाइल्स, ये तो मतलब प्रोमिनेंट थे, इनकी तो बहुत ही डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। रॉ सिल्क को और सिल्क फाइबर्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी भी अच्छी खासी डिमांड थी। इंडिगो वगैरह को कर रहे हैं, सॉल्ट पीटरे, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, सॉल्ट पीटरे, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओपियम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइस, व्हीट, शुगर, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि खूब एक्सपोर्ट किए जाते थे। पेपर को भी खूब एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपन। बेसिकली हमारा टेक्सटाइल्स में और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केट में खूब डिमांड है, यूरोपियन मार्केट्स में खूब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। देखो हिस्टोरिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में दो ही जगह पे लोकेटेड रही है। जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है वो लोकेटेड रही है महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में, और जो हमारी जूट टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री है वो लोकेटेड रही है वेस्ट बंगाल और पुराने टाइम पे जो आज का टाइम का बांग्लादेश है वहाँ पे। वेस्ट बंगाल में एक रिवर सुनी होगी आपने, हुगली रिवर बेसिन। हुगली रिवर बेसिन के आसपास खूब सारी जूट इंडस्ट्रीज़ थी, और मुंबई और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात में खूब सारी कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ थी। इसका रीज़न है बिकॉज जैसे ये जो कॉटन है ये महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में खूब होता है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन एक रीज़न है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अच्छी थी यहाँ पे, पोर्ट वगैरह थे, कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, तो उन पोर्ट से अपन इजीली एक्सपोर्ट कर सकते थे। चीप लेबर भी अवेलेबल थी यहाँ पे। उसके अलावा कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉइस्ट क्लाइमेट, और महाराष्ट्र गुजरात यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, मॉइस्ट क्लाइमेट होता है। तो मतलब फेवरेबल कंडीशंस थी, इसलिए धीरे धीरे जो भी हमारी कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी उसने कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया, उसने कहाँ बनना शुरू किया, इस एरिया में, महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में। और जूट जो टेक्सटाइल है वो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाले एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होना शुरू हुआ है। उसका भी बड़ा सिंपल सा रीज़न है, एक तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ जूट है, जूट खूब होता है, चीप लेबर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट बिकॉज यहाँ पे कोलकाता वगैरह वाला पोर्ट था इसलिए ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी अच्छी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट जूट को प्रोसेस करने के लिए पानी खूब चाहिए, और यहाँ पे वाटर जो है वो अबेंडेंस में अवेलेबल था, इसलिए जूट को प्रोसेस करना बहुत ईजी था। तो ये सेंटर्स हैं, इन्हीं एरियाज़ के नाम दे रखे हैं, जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद। ढाका बांग्लादेश में, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में, पटना, सूरत, अहमदाबाद, बरोच, ये सब आपको पता ही है, पटना बिहार में, बाकी गुजरात में, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर एमपी वाला जो एरिया है, वाराणसी, लखनऊ, आगरा यूपी वाला जो एरिया है, फिर मुल्तान और लाहौर जो आज के पाकिस्तान में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हमारी खूब फेमस थी, और ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है इसके 3 प्रोमिनेंट सेंटर्स थे। एक तो महाराष्ट्र वाला, ये वाला जो सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे एक पोर्ट हुआ करता था जिसका नाम है मुंबई। फिर आंध्रा वाला रीजन जो है, यहाँ पे एक पोर्ट बना बाद में जिसको अपन बोलते हैं चेन्नई, और बंगाल वाला एरिया जहाँ पे एक पोर्ट हुआ करता था कोलकाता। तो ये जो 3 एरियाज हैं ये जाने जाते थे अपनी शिप बिल्डिंग के लिए। इनफैक्ट कैलीकट, यहाँ पे केरला वाले एरिया में कैलीकट जो है वो भी काफ़ी फेमस था अपने शिप बिल्डिंग या शिप हार्बरिंग के लिए, खूब ज़्यादा फेमस था। कैलीकट का एक राजा जमुरीन, और जमुरीन के बारे में अपन ने पहले भी बात की हुई है। जब वास्को डी गामा पहली बार इंडिया में लैंड किया तो जमुरीन ने उसको रिसीव किया था। ये जो कैलीकट का जमुरीन है, मुस्लिम्स का एक ग्रुप हुआ करता था जिसे बोलते हैं कुंजली मारिकार्ड्स, और ये जो कुंजली मारिकार्ड्स हैं ये अपनी नेवल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, और ये कुंजली मारिकार्ड्स काम किया करते थे कैलीकट के जमुरीन के लिए। शिवाजी भोसले, इनकी अपनी नेवी हुआ करती थी और बड़ी स्ट्रांग नेवी हुआ करती थी। पोर्चुगीज़ के अगेंस्ट में बड़ा अच्छा डिफेंस, बड़ी अच्छी स्ट्रगल, लड़ाई लड़ी शिवाजी भोसले की नेवी ने। तो ऑल एंड ऑल बात यह है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपना काम ठीक है, अपन ठीक ठाक डेवलप कर रहे हैं।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो खूब डिमांड में है, यूरोपियन मार्केट्स में खूब अपना एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है। एग्रीकल्चर का सिनेरियो थोड़ा ख़राब है, और एग्रीकल्चर का सिनेरियो ख़राब इसलिए भी है कि पीजेंट्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोड्यूस उनको नहीं मिल रहा है, उस प्रोड्यूस का ज़्यादातर हिस्सा या तो जमींदार ले जा रहा है या जागीरदार ले जा रहा है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सिचुएशन ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो खूब डिमांड में है यूरोपियन मार्केट्स में। इसके बाद बात आती है स्टेटस ऑफ एजुकेशन की, और एजुकेशन का स्टेटस ये है कि अभी तक भी हम ट्रेडिशनल एजुकेशन पे ही फोकस कर रहे हैं। जो वेस्ट में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, हम उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वेस्ट में तो बात होने लग गई है रेनेसेंस की। इनफैक्ट रेनेसेंस आ गया है, वहाँ लॉजिकल रैशनल थिंकिंग की बातचीत होने लग गई है, वहाँ साइंटिफिक टेम्पर पे फोकस करने लग गए लोग। हमारे यहाँ पे अभी भी एजुकेशन का लेवल कैसा है, ट्रेडिशनल। हमारे यहाँ पे अभी भी लिटरेचर की बातचीत हो रही है, लॉ की बातचीत हो रही है, रिलीजन और फिलॉसफी तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेक्शंस थे एजुकेशन के, लॉजिक की थोड़ी बहुत बातचीत होने लग गई है। लेकिन अभी तक भी 18th सेंचुरी तक भी हमारे यहाँ पे फिजिकल और नेचुरल साइंसेस की कोई बातचीत नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ज्योग्राफी के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें वो चली आ रही हैं और ओरिजिनल थॉट्स को इनफैक्ट डिस्करेज किया जा रहा है। हाँ, स्कूलिंग के सिस्टम्स स्टैब्लिश हो गए, जैसे हिंदूज के लिए एलिमेंट्री स्कूल्स हुआ करते थे जिन्हें बोलते थे पाठशालास, और मुस्लिम्स के लिए जो एलिमेंट्री स्कूल्स हुआ करते थे उन्हें बोलते थे मकतब्स। दोनों नाम याद रह जाएंगे, हिंदू वाले को क्या बोल रहे हैं, पाठशालास, और मुस्लिम वाले को क्या बोल रहे हैं, मकतब्स। लोअर कास्ट के जो बच्चे हुआ करते थे वो कभी कभार एजुकेशन के लिए स्कूल्स में आया करते थे, अदरवाइज जनरली अलाउड ही नहीं होते थे। और फीमेल्स का जो प्रेजेंस था वो तो रेयर था, कभी कभार कोई मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज फीमेल्स को अलाउड नहीं था। हायर एजुकेशन के सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए गए, जैसे बिहार में हायर एजुकेशन के सेंटर्स को बुलाते थे चटुस्पतीस, और बंगाल में हायर एजुकेशन के सेंटर्स को बुलाते थे टोल्स। दो नाम याद रहेंगे, चटुस्पतीस बिहार में और टोल्स बुलाते थे बंगाल में। संस्कृत के हायर एजुकेशन सेंटर्स, एक नाम तो आपने सुना ही होगा, काशी वाराणसी, दूसरा तिरहुत मिथिला बिहार में, नादिया उत्कल, ये 4 सेंटर्स थे बड़े प्रोमिनेंट संस्कृत के। फिर पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज के लिए भी मदरसाज इस्टेब्लिश किए जाने लगे थे। पर्शियन तो इनफैक्ट कोर्ट लैंग्वेज थी, पॉपुलर लैंग्वेज थी, तो इस पर तो फोकस होना ही होना था। तो पर्शियन के लिए, अरेबिक के लिए मदरसाज सेटअप कर दिए गए। अजीमबाद पटना बड़ा फेमस सेंटर था पर्शियन एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन नो डाउट ट्रेडिशनली ग्रो कर रही है, लेकिन जितना वेस्ट में डेवलपमेंट है उतना डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे नहीं है। बात अगर की जाए सोसाइटल सेटअप की, तो हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में 18th सेंचुरी की सोसाइटी, उस 18th सेंचुरी की सोसाइटी में कल्चरल यूनिटी तो है, ब्रॉड लेवल पे अगर देखें तो ये देखने को मिलता है कि हाँ कल्चरल यूनिटी तो है, लेकिन इस बावजूद कल्चरल यूनिटी के हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, ट्राइब्स के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। और 18th सेंचुरी की अपन बात कर रहे हैं, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पे हमारी जो जब कंट्री को देखा जाता है तो कल्चरल यूनिटी दिखती है ब्रॉड लेवल पे, लेकिन आज भी लोग कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड हैं। हम कहते तो हैं कि कास्ट खत्म हो रहा है, कुछ हद तक खत्म भी हो रहा है अर्बन एरियाज़ में, बट जब गांव में छोटे टाउन्स में जाओगे तो पता चलेगा कि अभी भी कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है और बहुत डीप रूटेड है। हमारे यहाँ पे अभी भी लोग रिलीजन्स के लाइन्स पे डिवाइडेड हैं। हमारे यहाँ पे अभी भी लोग रीजन, हर रोज़ नॉर्थ साउथ की लड़ाई होती है। हमारे यहाँ पे अभी भी लोग लैंग्वेज, हिंदी बनी नेशनल लैंग्वेज, कोई बोल रहा है तमिल, कोई तेलुगु, वो लड़ाई चली रही है। तो 18th सेंचुरी 21st सेंचुरी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं हम, लेकिन जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए था उतना है नहीं। बहरहाल 18th सेंचुरी में कल्चरल यूनिटी तो है, लेकिन लोग डिवाइडेड हैं। सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल है, और पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, और हिंदूज़ में कास्ट जो है वो प्रेडोमिनेंट फैक्टर है। कास्ट के बेसिस पे डिवीजन है सोसाइटी में, 4 वर्णास अपने को पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसके अलावा बहुत सारी सब कास्ट भी हैं जिसके बेसिस पर लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिसके बेसिस पर लोगों को डिवाइड किया जाता है। इस कास्ट के बेसिस पर ही लोगों को प्रोफेशन मिल रहा है, इस कास्ट के बेसिस पर ही लोगों को ट्रीट किया जा रहा है सोसाइटी में। इनफैक्ट कास्ट काउंसिल्स हुआ करती थी, पंचायत हुआ करती थी, जो कि कास्ट नॉर्म्स, कास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती थी और सोसाइटी में उनको एनफोर्स करवाती थी ज़बरदस्ती। एक तरीके से आपने आज की डेट में नाम सुना होगा खाप पंचायत, वैसा वाला सिनेरियो था कि जो भी पंचायत ने, कास्ट काउंसिल्स ने कह दिया वो एनफोर्स किया जाएगा। उसके थ्रू डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, उसके थ्रू लोगों के साथ में ह्यूमिलिएशन भी किया जा रहा है। कुछ लोगों को अपर कास्ट बुलाया जा रहा है, उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, कुछ को लोअर बुलाया जा रहा है और उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। वो कुछ हद तक अभी भी देखने को मिलता है। मुस्लिम्स जो हैं ये भी डिवाइडेड थे, ये भी डिवाइडेड थे कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, ट्राइब के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे। रिलीजियस लाइंस में 2 ग्रुप्स आपने सुने ही होंगे, एक होते हैं शिया और एक होते हैं सुन्नी। इनमें डिवीजन चल ही रहा है,
और ये जो शिया सुन्नी की नोबेलिटी का डिवीजन है वो तो है ही। फिर यहाँ पे मुगल नोबेलिटी में तो और भी ग्रुप्स थे, जैसे अपन ने ईरानी ग्रुप पढ़ा है, तुर्रानी ग्रुप पढ़ा है, हिंदुस्तानी ग्रुप पढ़ा है। तो एक तो डिवीजन ये चल रहा है शिया सुन्नी वाला, दूसरा ये रीजनल वाला चल रहा है कि कोई ईरानी है, कोई तुर्रानी है, कोई हिंदुस्तानी है। और फिर कास्ट वाला भी सिनेरियो है। एक शरीफ मुस्लिम्स हुआ करते थे, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट टाइप के लोग, जिसमें नोबल्स आ रहे हैं, जिसमें स्कॉलर्स आ रहे हैं, जिसमें प्रीस्ट वगैरह आ रहे हैं, आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं। और फिर एक लोअर कास्ट वाले मुस्लिम्स हुआ करते थे, जिन्हें बोलते हैं अजलाफ मुस्लिम्स। और बट ऑब्वियस सी बात थी कि ये जो शरीफ मुस्लिम्स हैं, जो अपर कास्ट वाले मुस्लिम्स हैं, ये इन अजलाफ मुस्लिम्स को, लोअर कास्ट वाले मुस्लिम्स को ह्यूमिलिएट किया करते थे, इनके साथ में डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। ऑलमोस्ट वही सिनेरियो है जो हिंदूज में है, वही सेम सिनेरियो चल रहा है मुस्लिम्स में। अगर विमेंस की पोजीशन की बातचीत की जाए तो विमेंस पजेस्ट लिटिल इंडिविजुअलिटी ऑफ देयर ओन। औरतों की 18th सेंचुरी इंडिया में अपनी कोई बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी होती नहीं थी, वो जानी जाती थी अपने पति के नाम से, पिता के नाम से, भाई के नाम से। और 18th सेंचुरी ही क्यों, 21st सेंचुरी आज भी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट नाम की जो चीज़ है वो बड़ी फेक है। कुछ जगह पे, कुछ एरियाज़ में देखने को मिल जाता है कि हाँ ठीक है, औरतें थोड़ा प्रोग्रेस कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है। बट अगर जनरल देखा जाए, कंट्री के लेवल पे देखा जाए, तो आज भी सिचुएशंस विमेंस की बहुत ख़राब है। जो एम्पावर्ड विमेंस भी हैं उनका भी सिनेरियो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जब उस लेवल पे जाके देखा जाए। बट ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। जिस रैपिड पेस पे हमें ग्रो करना चाहिए था उस रैपिड पेस पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, स्थिति सुधर रही है। जो अपर क्लास की विमेंस हुआ करती थी वो तो घर पर ही रहती थी, उनको बाहर जाना अलाउड ही नहीं था। जो लोअर क्लास की विमेंस थी वो जाती थी काम करने के लिए, खेतों में जा रही हैं, फील्ड्स में, घर के बाहर काम करने के लिए जा रही हैं। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जो लोअर क्लास की विमेंस हैं इनको एम्पावर कर रहे हैं कि बाहर जाके काम करो। इसके पीछे रीज़न है इकोनॉमिकल। घर में पैसा नहीं है, घर चलाना है, तो लोअर क्लास की विमेंस जो है वो काम करने के लिए जा रही हैं। पर्दा एग्जिस्ट करता था, सती एग्जिस्ट करती थी, चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट करती थी, पॉलीगैमी जैसे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट किया करते थे। जब अपन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत करेंगे तो इनके बारे में और ढंग से पढ़ेंगे। डाउरी, दहेज प्रथा खूब चलती थी। इनफैक्ट बंगाल में और राजपूताना में तो वाइड स्प्रेड थी दहेज प्रथा। मेरा ऐसा मानना है कि आज भी एग्जिस्ट करती है, बस टर्मिनोलॉजी बदल गई है, थोड़े शब्द अच्छे चुन लिए हमने, बाकी डायरेक्टली नहीं बोल के इनडायरेक्टली ले तो दहेज ही रहे। बट ठीक है, चल रहा है। राजा सवाई जयसिंह आमिर वाले, जिन्होंने जयपुर को स्टैब्लिश किया, और मराठा जनरल परशुराम भाऊ, इन्होंने कोशिश करी विडो रीमैरिज की, कि किसी भी तरीके से विडो रीमैरिज को एग्जिस्टेंस में लाया जाए। बट ये फेल हो गए, बिकॉज उस टाइम की जो सोसाइटी है वो इसी तरीके की है, इतनी ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी में। विमेंस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्लेवरी का सिनेरियो ये है कि हमारे यहाँ पे स्लेवरी एग्जिस्ट करती है, लेकिन स्लेवरी वैसे एग्जिस्ट नहीं करती है जैसे यूरोपियन मार्केट्स में करती है। हमारे यहाँ पे जो हायर क्लासेस के राजपूत हैं, खत्रीज हैं, कायस्ते हैं, वो लोग औरतों को रखते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के तरीके से, स्लेव्स की तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्लेव्स का स्टेटस है वो यूरोपियन मार्केट्स या यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है। बिकॉज अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ोगे या जब हिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 9, 10, 11, 12 की, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ तो पर्टिकुलरली ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड चला करता था। और इस ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड में सिनेरियो ये था कि यूरोपियन मर्चेंट्स जो हैं वो अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदते थे और उनको लेके जाते थे कैरिबियन आइलैंड्स में। और कैरिबियन आइलैंड्स में जो प्लांटेशंस होते थे वहाँ उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। बहुत ह्यूमिलिएटिंग, एक्सप्लॉइटिंग कंडीशंस हुआ करती थी। और जो भी प्रोड्यूस आता था उन प्लांटेशन से, वो प्रोड्यूस जाता था यूरोप में, यूरोपियन मार्केट्स में। तो वहाँ तो ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर हुआ करता था। खूब लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी गई है उसके अगेंस्ट में। हमारे यहाँ पे इतना नहीं था, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे ये भी था कि अगर स्लेव्स के बीच में शादी हो जाए और उनके जो भी बच्चे होते थे उनको फ्री सिटीजन कंसिडर किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे यूरोपियंस का हमारे यहाँ पे आना शुरू होगा, जैसे जैसे यूरोपियंस की अथॉरिटी हमारे इस एरिया में स्टैब्लिश होना शुरू होगी, वैसे वैसे स्लेवरी और स्लेव ट्रेड भी हमारे यहाँ पे थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगी, अपने पीक पे पहुँचना शुरू हो जाएगी। तो स्लेवरी भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा डेवलपमेंट्स इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। जब अपन डिटेल में कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे तो पढ़ेंगे अपन 18th सेंचुरी के आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में। फिलहाल के लिए स्पेक्ट्रम में जितना दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। 1784 में लखनऊ में अशरफ उद दौला ने बनवाया 12 इमाम बारह को। ये जो बिल्डिंग है ये 12 इमाम बारह की बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। 1784 में बनवाई गई, लखनऊ में बनवाई गई। किसने बनवाई? अशरफ उद दौला ने। 18th सेंचुरी में सवाई जयसिंह आमिर वाले, इन्होंने जयपुर शहर को बसाया, पिंक सिटी ऑफ जयपुर को स्टैब्लिश किया। सवाई जयसिंह के बारे में पूछ लेते हैं, खासकर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एग्जाम्स में, तो 2-3 चीज़ें याद रखो कि सवाई जयसिंह ने एक तो पिंक सिटी ऑफ जयपुर को स्टैब्लिश किया,
5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज को स्टैब्लिश किया। कहाँ कहाँ? दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में। और एक किताब जिसे बुलाया जाता है जिज मोहम्मद शाही, किताब कह लो या ये कह लो कि एक सेट ऑफ टाइम टेबल्स था जिसमें सवाई जयसिंह ने बातचीत करी एस्ट्रोनॉमी के बारे में। जिज मोहम्मद शाही में बातचीत की गई है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो सवाई जयसिंह एक तो पिंक सिटी ऑफ जयपुर को स्टैब्लिश किया, दूसरा 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज को स्टैब्लिश किया। कहाँ कहाँ? दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में। और एक सेट ऑफ टाइम टेबल्स जिसको बुलाया जाता है जिज मोहम्मद शाही, उसको पब्लिश किया जिसमें एस्ट्रोनॉमी की बातचीत की गई थी। अस्वाइल ट्रेवनकोर में, आज का जो केरला वाला एरिया है, वहां पे एक पैलेस बनाया गया जिसको बोलते हैं पद्मनाभापुरम पैलेस। और ये अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपनी मुराल पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। जो वॉल पे पेंटिंग्स की जाती है, मुराल पेंटिंग्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में खूब बातचीत होती है उनके लिए जाना जाता है ये पैलेस। इसके अलावा फिर नए नए स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स पॉपुलर हो रहे थे, जैसे राजपूताना स्कूल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग हिमाचल प्रदेश वाला, ये खूब पॉपुलर हुए उस दौरान। 18वीं सेंचुरी में उर्दू लैंग्वेज और उर्दू पोइट्री खूब बढ़ रही थी। बड़े बड़े उर्दू पोइट्स जैसे मीर, सौदा, नाजिर, मिर्जा गालिब 19वीं सेंचुरी वाले, ये खूब पॉपुलर हुए। साउथ इंडिया में मलयालम लिटरेचर खूब फ्लरिश हो रहा था ट्रेवनकोर रूलर्स के अंडर। एक इंसान हुए कल्काकट्टू कुंचुन नाम्बियार, ये जाने जाते थे अपने मलयालम पोएम्स के लिए। फिर इसके अलावा सितार पोइट्री खूब सारी फेमस हो रही थी। तायू मनवरम, इन्होंने, ये जाने जाते हैं अपनी सितार पोइट्री के लिए। टेम्पल रूल के जो भी अब्यूजेस हैं उनके अगेंस्ट में, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने खूब सारी पोइट्री लिखी है। एक फेमस अपने को पता ही है पंजाबी लिटरेचर में, हीर रांझा। हीर रांझा को किसने लिखा? वारिश शाह ने। सिंधी लिटरेचर में एक बड़ी फेमस है पोएम्स की कलेक्शन जिसको बोलते हैं अपन रिसालो, और रिसालो को किसने लिखा? शाह अब्दुल लतीफ़ ने। बेसिकली 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक तो 1784 में 12 इमाम बारा बनवाया गया लखनऊ में, किसने बनवाया? अशफ उद्दौला ने। सवाई जयसिंह ने पिंक सिटी ऑफ जयपुर को स्टैब्लिश किया। 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज को स्टैब्लिश किया। कहाँ? दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में और उज्जैन में। एक जिज मोहम्मद शाही सेट ऑफ टाइम टेबल्स था जिसमें एस्ट्रोनॉमी की बातचीत की गई है। अस्टवाइल ट्रेवनकोर में एक पैलेस था पद्मनाभापुरम, और ये अपने आर्किटेक्चर के लिए, मुराल पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। फिर उसके अलावा खूब सारी ग्रोथ हुई है उर्दू लैंग्वेज की, उर्दू पोइट्री की। हीर रांझा को किसने लिखा है? वारिश शाह ने। और रिसालो जो कि सिंधी लिटरेचर का पार्ट है, उसको किसने लिखा है? शाह अब्दुल लतीफ़ ने। और ये बातचीत हो गई इस चैप्टर की। ये पूरा चैप्टर जो है वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है 18वीं सेंचुरी का। डिटेल में बातचीत करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है इन चीज़ों की। फिलहाल के लिए चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।